साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो उसी तारतम्य में मैं आप सभी के सामने एक अभ्यास पेपर, मॉडल पेपर लेकर सामने आया हूँ, जिसमें बता देना चाहता हूँ कि जो मॉडल पेपर है, जिसमें आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा में जो टोटल प्रश्न रहेंगे वो 23 रहेंगे। टोटल पेजों की संख्या 4 रहेगी एवं समय 3 घंटे का रहेगा एवं जो कुल अंक हैं वह 75 अंकों का पेपर रहेगा। तो मैं अवधेश चौबे आप सभी के सामने एक बार पुनः यह पेपर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो समय को व्यर्थ न गवाते हुए मैं आज के इस पेपर को शुरू करता हूँ। तो बता दें कि आपके लिए जो पहला प्रश्न रहेगा वो सही विकल्प के रूप में रहेगा, जिसमें 6 सही विकल्प आपके लिए दिए रहेंगे और प्रत्येक विकल्प के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो जो पहला प्रश्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल की रचनाओं का जो प्रधान विषय है वो है श्रृंगार वर्णन। क्या है? श्रृंगार वर्णन। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि जकरी शब्द का अर्थ है। तो हम सभी जानते हैं कि जकरी शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ होना। क्या है? व्यर्थ होना। अगला जो प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव है। इसका अर्थ यह है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो हम सभी लोगों को पता है कि जुगुप्सा है जो वो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। कौन से रस का? बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, स्वयं प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हम सभी लोगों को पता है कि स्वयं प्रकाश जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उस पत्रिका का नाम है वसुधा। इसके अलावा भी एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है चकमक। अगला जो प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, इसमें कमल तो है लेकिन वह अपनी विशेषता बता रहा है कि मैं नीला हूँ, इसलिए इसमें नील हुआ विशेषण और कमल हुआ विशेष्य। अगला जो प्रश्न है वह देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो हम सभी जानते हैं कि देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम है शिवपूजन सहाय। अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए रिक्त स्थानों के रूप में दिया रहेगा, जिसमें 6 रिक्त स्थान दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। जैसे पहला रिक्त स्थान है, उत्साह एक गीत है। तो हम सभी जानते हैं जो उत्साह है वह एक आवाहन गीत है। कौन सा गीत है? आवाहन करके लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में गुण होता है। तो हम सभी जानते हैं, अच्छे से पढ़ा है कि वीर भयानक तथा रौद्र रस में जो गुण होता है वह ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ओज गुण। अगला जो प्रश्न है कि नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर किसी एक घटना का वर्णन हो वहाँ पर खंड काव्य होता है। कौन सा काव्य होता है? खंड काव्य होता है। अगला जो प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में भाव व्यक्त हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि बाल गोविंद भगत के गीतों में जो भाव व्यक्त हुआ है वह प्रभु मिलन का हुआ है। कौन सा? प्रभु मिलन। क्योंकि जब उनका पुत्र समाप्त हो जाता है तो वह कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है, विद्यालय में संधि है। जब हम विद्यालय की संधि करते हैं तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला जो प्रश्न है वो है लेप्चा सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। मतलब लेप्चा और कौन सी जनजाति है? जाति है जो सिक्किम की जाति है। तो हमें पता है लेप्चा और भूटिया। कौन सी? भूटिया सिक्किम की जातियां हैं। अगला जो प्रश्न है वह आप लोगों के लिए सत्य असत्य के रूप में दिया रहेगा, जिसमें 6 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। जैसे जानते हैं पहला प्रश्न है, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए।
परशुराम की जगह हो सकता है कि हो कि लक्ष्मण फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो यह असत्य प्रश्न है, क्योंकि वो फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए थे। अगला जो प्रश्न है, दोहा एक बार्णिक छंद है। तो दोहा एक बार्णिक छंद नहीं है, दोहा एक मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो हम जानते हैं जीवनी गद्य की प्रमुख विधा नहीं है, जीवनी गद्य की गौण विधा है। कौन सी विधा है? गौण विधा है। तो ये प्रश्न भी असत्य है। अगला जो प्रश्न है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सत्य प्रश्न है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है। हो सकता है इस प्रश्न में त्रुटि हो, माँ की जगह मैं बैठ नहीं सकती, यह भाववाच्य है। सत्य प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, वह कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। बिल्कुल सही है, सत्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज होती है। अगला जो प्रश्न है, वह आपके लिए सही जोड़ी के रूप में दिया रहेगा, जिसमें 6 सही जोड़ी 6 अंकों की रहेंगी, जिसमें इस प्रकार है कि युगधारा, युगधारा के जो लेखक हैं वो हैं नागा अर्जुन। अगला जो प्रश्न है, उतान, उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। अगला जो प्रश्न है, मन्नू भंडारी की माँ। तो मन्नू भंडारी की माँ जो थी वो बहुत ही सहनशील थी। कैसी थी? सहनशील थी। अगला जो प्रश्न है, सुदामा चरित्र। तो हम सभी जानते हैं कि सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला जो प्रश्न है, 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति। तो आप सभी के लिए यह जरूर समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 5वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है वह हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? हंस नामक पत्रिका में। अगला जो प्रश्न है, घेर घेर घूर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो हम जानते हैं जहां पर भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पर घा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला जो प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो हम जानते हैं शास्त्रों में काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृति की पाठशाला। अगला जो प्रश्न है वह है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। अगला प्रश्न है, जितेन नारगे ने खेदुम में किसका निवास बताया है? तो जितेन नारगे ने खेदुम में देवी देवताओं का निवास बताया है। किसका निवास बताया है? देवी देवताओं का। अगला प्रश्न, लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यांतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो हम जानते हैं कि लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को अनुभव के द्वारा पहचान पाता है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, रीति काल के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आप लोगों के लिए प्रश्न लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं और याद भी करवाए हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आप सभी से जरूर बनेंगे। अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लिखिए। अगला जो प्रश्न है वो है, सूरदास, तुलसीदास, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो हम जानते हैं तुलसीदास की 2 रचनाओं में पहली है रामचरितमानस, जो उनका महाकाव्य है। इसके अलावा भी उन्होंने कवि रचनाएं की हैं, जैसे दोहाबली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं उनके द्वारा की गई हैं। अगला जो प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया? तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाए हैं और याद भी करवाए हैं। अथवा मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? अगला प्रश्न 9वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? लिखिए। अथवा
संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जो 10वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। अथवा माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो 11वां प्रश्न है वो है चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। चौपाई छंद के जो लक्षण होते हैं वह यह है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अथवा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये सभी प्रश्न हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के लिए लिखवाए हैं। अगला, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए अथवा नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। जो 13वां प्रश्न है वो इस प्रकार है कि रामवृक्ष बैनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली। अगला जो प्रश्न है 14वां वो इस प्रकार है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो हमें पता है कि लेखिका जो मन्नू भंडारी हैं उनके व्यक्तित्व पर दो लोगों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पहला उनके पिताजी का और दूसरा उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल का। अगला जो प्रश्न है 15वां वह है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अथवा लेखक वदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है। अगला जो प्रश्न है 16वां वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो हम जानते हैं अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। दूसरा, जिसे बांटा ना जा सके तो वह कहलाता है आवंटनीय। अथवा निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला ही लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हुआ दोहरा लाभ प्राप्त होना। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब वस्तु का अत्यधिक कम मात्रा में होना। अगला जो प्रश्न है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लिखवाए हैं, याद करवाए हैं। तो आशा करता हूँ जरूर ये प्रश्न आप पर बनेंगे। अगला प्रश्न है लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है। अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। जैसे पहली है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। तो हमें पता है कि यह जो काव्यांश है वह सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें गोपिकाओं की विरह का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह आपके लिए गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है, जिसमें हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हम जानते हैं यह जो गद्यांश है वह नेताजी के चश्मा नमक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी साप्रसंग व्याख्या लिखवाई है, जरूर आप सभी विद्यार्थियों पर बनेंगी। अथवा यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ, मुझे उनका गौरवगान करना है। अगला जो प्रश्न है 20वां प्रश्न आप सभी के सामने धूम्रपान को रोकने के लिए उनकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बना कर लिखिए। अथवा मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने अपना लक्ष्य जरूर तय कर लिया होगा और उस विषय पर अनुच्छेद लिखना आप सभी के लिए बहुत ही रोचक एवं सरल होगा। अगला जो प्रश्न है 21वां निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें एक अपठित काव्यांश दिया हुआ है, उसके कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस काव्यांश से ढूंढकर लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके भी कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से खोजकर लिखना है। तो जरूर इन सभी के प्रश्न के उत्तर आप सभी पर बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न है विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है।
अथवा समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। जो अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए सारगर्भित शब्दों में एक निबंध लिखना है, जिसमें हमने आप सभी के लिए पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवाया है, याद करवाया है। तो आशा करता हूँ यह मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और इस पेपर में यदि आप सभी को कहीं कठिनाई है तो आपके अवधेश सर 24 घंटे आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा सहयोग के लिए आपके साथ हैं। तो आशा करता हूँ यह पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।